अच्छा, हमारा यहाँ पे एक एमटीक्यू स्टार्ट हो रहा है। एक एमटीक्यू मैंने ऑलरेडी, मेरा ख्याल है ये रेशोज वाला है ना, हाँ। एक एमटीक्यू हमने लास्ट में किया था, एमटीक्यू नंबर 1। वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, अगर नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर किसी के पास मेरा नंबर अवेलेबल ना हो व्हाट्सएप का, कोई स्टूडेंट इंस्टा से या कहीं से सेशन ले रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, आप लोगों को मैं MTQ नंबर 1 का लिंक सेंड कर दूंगा। और अगर कोई क्लास वगैरह टोटली नहीं ले रहा, आपके फ्रेंड्स हैं कोई जो ये देखना चाहते हैं MTQ सेशन, तो वो देख सकते हैं। अच्छा, MTQ 1 तो ऑलरेडी हो गया हुआ है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, जो कि रिकॉर्डेड अपलोडेड है। MTQ 2 की अगर हम बात करें, ये MTQ 2 स्टार्ट हो रहा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशोज। यानी हमने उसमें बहुत सी रेशो सीखी हुई हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। जिस तरह यहाँ पे गिवन है, ROCE रेशोज है, एसेट टर्नओवर, रिसीवेबल डेज, कैपिटल गियरिंग और इंटरेस्ट कवर, ये हमने कैलकुलेट करनी है। फिर उसने यहाँ पे कुछ चीजें बताई हुई हैं, जिसके बाद उसने कुछ ट्रू और फॉल्स पूछे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है यही कुछ एक पूरा MTQ बन रहा है। यानी 6 नंबर का ये आया। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं जरा दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दूं। स्क्रीन वगैरह शो हो गई, एक दफा कंफर्म कर दें ताकि हम कंटिन्यू करें। स्क्रीन शो हो गई है सबको? अच्छा, तो हमारे पास ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक MTQ है जो कि रेशोज पे है। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारा डाटा गिवन है, डाटा कंप्लीट गिवन है। हमने अब कैलकुलेट करना है पहली चीज ROCE। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, पहली चीज हमने कैलकुलेट करनी है ROCE। फिर हमें कैलकुलेट करना है एसेट टर्नओवर और रिसीवेबल डेज। फिर हमने कैलकुलेट करना है कैपिटल गियरिंग, जो कि डेट टू इक्विटी है। यानी कि डेट टू इक्विटी के अंदर मैं गेम बताऊंगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। कैपिटल गियरिंग, जिसमें उसने खुद बताया है डेट टू इक्विटी, इसके अंदर पीछे एक लॉजिक है। और लास्ट में मैं करनी है इंटरेस्ट कवर, वो हम यहाँ कहीं कर लेते हैं, इंटरेस्ट कवर। तो सबसे पहले हम ROCE कैलकुलेट करते हैं। ROCE का फॉर्मूला है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे मैं इसका प्रॉपर फॉर्मूला, मतलब वैल्यूज वगैरह यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज वगैरह लिखने लगा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो PBIT हमारे पास क्या है, उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है पी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है PBT। मैंने आपको ऐसा नहीं बोला कि यहाँ PBT आएगा, यहाँ आएगा PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी इंटरेस्ट भी माइनस ना हुआ हो और टैक्स भी माइनस ना हुआ हो। अब ये जो PBT है, इसमें से टैक्स तो माइनस होने, लेकिन इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। अब इंटरेस्ट क्या होते हैं? फाइनेंस चार्जेस ही इंटरेस्ट हैं अगर आप देखो। तो ये माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आया वो PBT है। मुझे इससे पिछले वाला प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपने ये बात याद रखनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही PBIT होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही PBIT होता है। PBIT में से आगे फाइनेंस चार्जेस यानी इंटरेस्ट माइनस होता है तो PBT आता है। PBT से में से आगे टैक्स माइनस होता है तो नीचे पैट आता है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर कभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो और PBIT में आना हो। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि अगर, यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था कि अगर आपके पास पैट गिवन हो और आपने PBIT पे आना हो, तो पहले टैक्स को आप ऐड बैक करोगे, क्योंकि टैक्स भी माइनस हुआ हुआ है। फिर फाइनेंस चार्जेस यानी इंटरेस्ट को ऐड बैक करोगे, तब जाके PBIT आएगा। खैर, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट PBIT डायरेक्ट दिया हुआ है। कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? 40,000। तो मैं लिखूंगा PBIT 40,000। PBIT मैंने लिख दिया 40,000 का, PBIT मैंने लिख दिया 40,000, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का अपना फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, क्योंकि ये होती है इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी। इक्विटी बोल लो या सिंपल कैपिटल बोल लो, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी।
आप जब अपने इक्विटी यानी नॉर्मल कैपिटल जो मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐड करते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कैपिटल इक्विटी या कैपिटल कहाँ है। तो आपके सवाल में इस तरह लिखा होगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब कि जो बिजनेस के अपनी इक्विटी या कैपिटल होता है। ठीक है। रिजर्व इस इक्विटी का पार्ट होता है। तो इक्विटी में शेयर कैपिटल भी आते हैं और रिजर्व, यानी 15 और 30 मिला के ये जो 45 है ये बेसिकली इक्विटी या कैपिटल गिवन है। इक्विटी या कैपिटल गिवन है कितना, 45। तो मैं लिखूंगा 45 तो हो गई इक्विटी। 45 तो हो गई इक्विटी, 45 तो आ गई इक्विटी। लेकिन आपको सिर्फ इक्विटी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इक्विटी नहीं चाहिए, आपको इसके साथ ऐड करना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि गिवन है। लोन गिवन है हमें 30,000 का, हमने लोन लिया। करंट लायबिलिटी नहीं आएगी यहाँ पे, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी 30,000। यानी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए 75,000 के। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए 75, 75,000 के। और ऊपर पीबीआईटी 40,000 का। तो मल्टीप्लाई 100 करें, क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करो तुम लोग। तुम लोग अपने कैलकुलेटर दौड़ाओ जरा जल्दी से। कैलकुलेट दौड़ाओ और बताओ क्या आंसर आ रहा है। पीबी आरओसीई का क्या आंसर आ रहा है। आरओसीई का क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं। 53.33। अच्छा, उसने बोला क्या हुआ टू द टू डेसिमल। अ, उसने बोला हुआ है कि सारे आंसर्स को हमने देना है 1 डेसिमल। तो 1 डेसिमल का मतलब 53.3 ही आंसर होगा। 53.3 ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। 53.3 ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अच्छा, हम जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर हमारे पास है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मजे की बात, और इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं करना, टाइम्स में आंसर निकालना होता है। तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में आप क्या करेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में ऊपर सेल्स देखते हैं कितनी है। वो तो मैं शुरू में गिवन होगी, रेवेन्यू 1.5 लाख का। 1.5 लाख का रेवेन्यू हमारे पास गिवन है, वो सीधा लिख देंगे। ठीक है। अब डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 75,000, हमने निकाला था। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। हमने इसको याद रखना, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको टाइम्स में लिखना होता है। अब यहाँ पे आपको 2 टाइम्स आया ना, तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं लिखोगे। 2 टाइम्स लिखोगे गलत हो जाएगा। 2 टाइम्स लिखोगे गलत हो जाएगा। मुझे बताओ कौन स्टूडेंट बताओ क्या चीज लिखोगे यहाँ पे। 2 टाइम्स लिखोगे गलत हो जाएगा, फिर क्या लिखना चाहिए यहाँ पे बताओ। तुम लोगों को क्या लगता है, किसी को समझ आई यहाँ पे ये बात, क्या लिखेंगे हम टू की टू जगह। पॉइंट क्या लिखेंगे। आईफोन ने बोला 0 लिखेंगे, 0 सीधा डायरेक्ट 0। बिल्कुल बिल्कुल, हम लिखेंगे 2.0। हम लिखेंगे 2.0 क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब कि पॉइंट के आगे एक डिजिट होनी चाहिए। तो 2.0 लिखेंगे। 2.0 लिखेंगे कि 1 डेसिमल प्लेस का ख्याल रखना, नहीं तो सवाल गलत। अगर खाली 2 लिखोगे सवाल गलत हो जाएगा। आप इतनी मेहनत करके सवाल किया और फिर भी गलत हो जाए तो फायदा नहीं है। इसलिए इस चीज का हाथ से ख्याल रखना है। 1 डेसिमल इज 1 डेसिमल। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज रिसीवेबल डेज हमने निकालनी है। रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर हम लिखते हैं रिसीवेबल्स और नीचे हम लिखते हैं क्रेडिट सेल्स। और अगर क्रेडिट सेल्स ना गिवन हो तो टोटल सेल्स ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई 365। ठीक है। तो इसके लिए मैं वर्किंग करने लगा हूँ यहाँ पे। रिसीवेबल्स मेरे पास कितने हैं सवाल में हम देखते हैं। ये रिसीवेबल्स करंट एसेट्स में वो कह रहा है सारे रिसीवेबल्स हैं। करंट एसेट्स 35,000 के वगैरह सारे रिसीवेबल्स हैं। तो चलो हम सबको रिसीवेबल्स कंसीडर कर लेते हैं। 35,000 रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हम देखी थी 1.5 लाख की सेल थी। 1.5 लाख की सेल थी, मल्टीप्लाई 365। बताओ कितने डेज बन रहे हैं। जल्दी बताओ सब, कितने डेज बन रहे हैं। सब बताओ कितने डेज बन रहे हैं। 35,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 365, कितने डेज बन रहे हैं। 85 पूरे के पूरे या 85 के आगे भी कुछ आ रहा है। 85 के आगे क्या आ रहा है जरा बताते हो। जल्दी आंसर कैलकुलेट करो। तुम सबके कैलकुलेटर्स कहाँ पे हैं, फौरन भागने चाहिए भाई, फौरन।
जब तक पूरा आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं चल सकता। यार स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इशू नेट का था। थोड़ा सा इशू नेट का हो रहा था, लेकिन मैंने अब अपना जरा चेंज किया है सिस्टम। तो देखते हैं, अब अल्लाह करे सही से चले। ये बार बार जो डिस्कनेक्ट हो रही थी क्लास, अब मैंने चेंज किया। लेट्स सी, अल्लाह करे बेहतर चले अब तुम लोगों को आवाज एक दफा तो कंफर्म कर दो, क्लियर आ रही है सबको? एक दफा बस कंफर्म कर दो क्लियर आवाज आ रही है, ताकि फिर आगे कंटिन्यू करें। इंटरनेट बहुत डाउन हो रहा है आजकल यार, ये पता नहीं क्या रीजन है, ये बारिशों की वजह से क्यों है। अच्छा, अब मुझे तुम लोग बताते हो 85 के आगे पूरा आंसर क्या था? वो मुझे मिला नहीं, किसी ने अगर सेंड किया था तो मुझे शो नहीं हुआ। 85 के आगे पूरा आंसर क्या था, अगर किसी ने निकाला था? 85 के आगे पूरा आंसर 85.2 सही है। 85.2 पूरा आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस पे ही। 85.2 डेज हमारा आंसर होगा। 85.2 डेज हमारा आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने, ये हमारा आंसर आ गया, 1 डेसिमल तक हमने लिख दिया। तो ये इसी तरह शो होगा, 85.2 इसी तरह शो होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने रिसीवेबल डेज किस तरह निकाले? रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365। रिसीवेबल हमारे पास यहाँ गिवन थे 35,000, क्योंकि उसने बोला करंट एसेट सारे रिसीवेबल्स हैं। और सेल्स में क्रेडिट सेल्स चूंकि गिवन नहीं है, तो बस रेवेन्यू जितना है 150 का पूरा हम यूज कर लेंगे। रेवेन्यू जितना है 150 का हम पूरा यूज कर लेंगे। पहले हमने यहाँ पे रिसीवेबल्स दिए 35,000, और फिर रेवेन्यू 150,000। तो हम यहाँ जाके लिख रहे हैं कि 35,000, 35,000 यहाँ पे ऊपर, नीचे रेवेन्यू पूरा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 150,000 मल्टीप्लाई 365 किया। मल्टीप्लाई 365 किस लिए? क्योंकि डेज में आंसर चाहिए। तो 85.2 आंसर इस तरह आएगा। सबको क्लियर है ये वाला? सबको 85.2 क्लियर है? जरा एक दफा जल्दी से कंफर्म करो। हमें अगला एमटीक्यू भी करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा कंफर्म करो, क्लियर है यहाँ तक? सही हो गया। सही हो गया, 85.2 इस तरह आएगा। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। अगला हमारे पास सवाल है कैपिटल गियरिंग। अब इसमें मैं एक पॉइंट बताने लगा हूँ। कैपिटल गियरिंग में साथ ही उसने बोल दिया डेट ओवर इक्विटी। डेट ओवर इक्विटी, ठीक है। उसने बोला कि क्या कहते हैं, कैपिटल, ये क्या कहते हैं, कैपिटल गियरिंग में डेट ओवर इक्विटी। अब गियरिंग रेशो का नॉर्मल फॉर्मूला पता है क्या है? अगर मैं हाल ही यहाँ पे आता ना कि कैपिटल गियरिंग निकालो, नॉर्मल फॉर्मूला गियरिंग का ये है। हम ऊपर रखते हैं डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं। डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, यानी इक्विटी मतलब कैपिटल। नॉर्मल फॉर्मूला डेट ओवर इक्विटी का ये होता है। नॉर्मल फॉर्मूला डेट ओवर इक्विटी का ये होता है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, दोनों। नीचे डेट भी आता है और इक्विटी भी आता है। नीचे डेट भी आता है और इक्विटी भी आता है, ठीक है। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, हमने एवरेज रिसीवेबल इसलिए नहीं लिया। बिल्कुल, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्लोजिंग ओपनिंग जब नहीं गिवन होता तो डायरेक्टली हम करंट एसेट में जो गिवन होता है क्लोजिंग, उसी को पिक कर लेते हैं। हम उसी को पिक कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास नॉर्मल क्लोजिंग गिवन होता है ना, जैसे कि हमारी जो एसपीएल में, एसएफपी में गिवन है वो क्लोजिंग है, बस सीधा उसको उसी को पिक कर लेंगे। सही है? क्लियर है ये? अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था डेट ओवर इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, ये फॉर्मूला होता है। अब बात ये है कि अगर उसने कुछ ना बताया हो ना गियरिंग कैसे निकालनी, फिर हम डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी करेंगे। लेकिन अगर उसने बोल दिया है कि आपने डेट गियरिंग रेशो, जिसने यहाँ बोला गियरिंग रेशो डेट टू इक्विटी, यानी ये देखो ये लिखा हुआ है डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी में क्या करना है? ऊपर सिर्फ डेट रखनी है। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, जैसे 30,000 का लॉन्ग टर्म लोन ऊपर रखेंगे, और इक्विटी नीचे रखनी है। इक्विटी थी 45,000 की, ये लिखी है 45,000 की इक्विटी होता है कैपिटल। तो सीधा मल्टीप्लाई 100 इसको कर देना। मल्टीप्लाई 100 कर देना, तो ये आ जाएगा 66.66.66666 आएगा। लेकिन अब ऑब्वियसली हमें 1 डेसिमल प्लेस में चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 66.7। 66.7 लिखेंगे यहाँ पे। डेट ओवर इक्विटी में 66.7, क्योंकि 66666 था, तो हमने बस 1 डेसिमल प्लेस में फिर 7 करना पड़ा, हमारी मजबूरी है। तो ये रूल आपने याद रखना है। जी 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 जी, खुजैमा आप पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर मैं वो सिर्फ गेयरिंग रेशो बताता तो हमने लिखना था डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। अगर वो ठीक। हमें सिर्फ कैपिटल गेयरिंग बता देता और आगे वो डेट टू इक्विटी ना लिखता, तब भी हमने सिर्फ कैपिटल से ही डिवाइड करना था। जब भी वो खाली गियरिंग लिखेगा ना, जब भी,
ठीक है, कैपिटल गियरिंग जी लिखे सर। या गियरिंग लिखे, जो मर्जी लिखे, लेकिन डेट ओवर इक्विटी ना लिखे, तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी। बस इन केस वो खुद ओके। बताए इस तरह डेट ओवर इक्विटी वाला आंसर चाहिए, ठीक है, तो खुद ही बताएगा कैलकुलेट डेट ओवर इक्विटी, या कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग आगे ब्रैकेट में डेट ओवर इक्विटी, या कैलकुलेट गियरिंग रेशो डेट ओवर इक्विटी, फिर हम इस तरह जाएंगे। ठीक है। ओके, शुक्रिया। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद है इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो सिंपल है, हमें पता है कि पीबीआईटी में से इंटरेस्ट जाता है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा पीबीआईटी हमारे इंटरेस्ट के कितने टाइम्स है, क्योंकि ये टाइम्स में आंसर होता है। अब पीबीआईटी जो है हमारा यहाँ पे गिवन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40,000 का, आपको याद होगा, ये हमने पहले भी यूज किया था कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। और हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल इसके नीचे इसमें से माइनस हुआ है 12,000 का। 12,000, 40,000 डिवाइड बाई 12,000, ये आ जाएगा 3.1 डेसिमल प्लेसेस पे 3.3। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखें 3.3 ही आंसर बनेगा। 40,000 डिवाइडेड बाई 12,000, 1 डेसिमल प्लेस पे 3.3 टाइम्स। यहां तक क्लियर है? एक मरतबा तो यस लिखें, अगर क्लियर है तो यस लिखें। सारी रेशोज क्लियर है? आप लोगों की सारी रेशोज क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा भी जो रेशोज हैं, इन्वेंटरी डेज, अपना ये पेएबल डेज, उसके बाद अ, एक है इसमें रेजिडुअल इनकम, फिर उसके बाद और भी हैं, एफिशिएंसी रेशोज भी हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, ये सारे आपके बड़े कंफर्म होने चाहिए। इंटरेस्ट परसेंटेज में गिवन नहीं होता, ये इंटरेस्ट की वैल्यू हमने लेनी होती है, और हमने इसको टाइम्स में शो करना होता है। इंटरेस्ट कवर को हमेशा टाइम्स में शो करना होता है, और इंटरेस्ट जो गिवन होता है नॉर्मली वो एसपीएल के अंदर जो शो की, एसपीएल बनाई हुई है ना, एसपीएल में तो नंबर ही शो करेगा ना, नंबर ही शो करेगा। हाँ, अगर वो वैसे ही कभी बोल दे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इतने परसेंट इंटरेस्ट है, तो आप वो मल्टीप्लाई करके परसेंटेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद पीबीआईटी को उस इंटरेस्ट पर डिवाइड कर सकते हैं। ये तो अब ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग है ना। F2 में ना एक चीज बड़ी, ये भी बड़ी कॉमन है, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स अक्सर सवाल पूछते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स, कि आपने सर इस तरीके से कराया था, लेकिन इसके अंदर अब तरीका डिफरेंट हो जाता है, यानी वो टेक्निक डाल देता है कोई, कहीं परसेंटेज लग रही होती है, कहीं दिमाग लग रहा होता है, टाइम लगता है उस चीज में। वो सबके लिए एक मैं बता दूं एक इशू होता है। ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से हल हो सकती है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, कि जहाँ पे टेक्निक कोई ऐसा पॉइंट डाल दिए जो बड़ा टेक्निकल है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे F2 का पेपर या कोई भी एससीसी का पेपर पास करने का तरीका, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग F2 का पेपर की बात बताऊं। आप लोग आप लोग अगर सही से तैयारी करके गए हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अच्छी तैयारी है, अच्छी तैयारी का मतलब मैं क्या कहता हूँ, कि आपका कोर्स पूरा है और आपने एक मरतबा किट की हुई है। अब फॉर एग्जांपल आपको ना, आप पेपर कर रहे हैं, ठीक है, पेपर करने के दौरान आपको लगा कि ये एमसीक्यू ना थोड़ा टेक्निकल है, इस पर टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, या आपको लगा कि आपने एक मरतबा किया गलत हो गया, हालांकि आपको टॉपिक आता था, यानी फॉर एग्जांपल आपके सामने टॉपिक आता है ना, तो आपको अगर एक टॉपिक आता है ना, अब वो सवाल गलत हो गया पहली मरतबा, ऑप्शन में आंसर नहीं आया, तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यहाँ पे करता है, कि जब उसको कोई टॉपिक आता होता है, अब वो क्या करता है, इससे आंसर नहीं आता, तो वो अपने आप को चैलेंज करने लग जाता है, और पेपर को चैलेंज करने लगता है कि मैं तो करके ही रहूंगा, मुझे तो ये टॉपिक आता है, मैंने तो ये टॉपिक 10 घंटे पढ़ा था, सबसे अच्छा मेरा ये टॉपिक था, मैं तो उसको निकालूंगा। वो उस चक्कर में दूसरी बार ट्राई करता है, तीसरी बार, और 4 5 मिनट 6 मिनट एक एमसीक्यू पे जाया कर देता है। भाई 6 मिनट अगर एक एमसीक्यू पे जाया करोगे, तो पेपर कैसे पास होगा? इसका हल ये है कि जो एमसीक्यू के सही आंसर आ रहे निकाले, जो क्वेश्चन एक मरतबा गलत हुआ है ना, और आपको अब 100% श्योर है कि मैं दूसरी दफा करूंगा तो ठीक आंसर आएगा, फिर दोबारा करो। अगर आपको लगता है ना ये दोबारा मेहनत करके करना है, दोबारा करना पड़ रहा है, उसको छोड़ दो। और वो एमसीक्यू जो टाइम ज्यादा कंज्यूम करें, उसको छोड़ दो। पहले वो कवर करो, पेपर का वो पार्ट कवर करो, 60 70 80% जो कि एसीसी ने एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए दिया होता है, उसको कवर करो। वो जो बाकी 20 नंबर है ना, टॉपर्स मार्क्स जो कि टेक्निकल पॉइंट है, 20 25 नंबर, उसको बाद में कैटर करो। अगर वो दरमियान में उस पर टाइम लगाने लग गए, तो आसान मार्क्स छोड़ दोगे। तो ये टेक्निक याद रखना एग्जाम करते हो, किसी का एग्जाम अगर पास में है तो इस चीज का ख्याल रखें। जो हो रहा है करो, जो नहीं हो रहा छोड़ दो। चाहे 50% हो रहा है, 50% नहीं हो रहा छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ के फाइनल करो, मतलब कि बंद करो पेपर, ऐसा नहीं है। करने के बाद दोबारा रिपीट करो एग्जाम, मतलब दोबारा शुरू करो। और दोबारा शुरू करने के बाद देखो कि जो नहीं हो रहे थे अब कैसे होंगे। फिर दोबारा देखो कि जो हो रहे हैं वो करो, जो नहीं हो रहे दोबारा छोड़ दो। ठीक है। फिर अगर आपको 10 एमसीक्यू, फॉर एग्जाम्पल आपके 10 एमसीक्यू जिसमें आप डाउट पे आ गए हो, एटलीस्ट 40 तो वो है ना जो आप कर चुके हो, 35 से 40 तो है ना वो कर चुके हो, एटलीस्ट आपको ये तो पता ना कि आप पास की 50 की पटरी से आगे चले गए हो। लेकिन अगर आप फंस जाओगे शुरू में, तो बाद में आसान सवालों के लिए टाइम कम होगा, प्रेशर में आसान सवाल भी गलत होंगे, और फेलियर का रीजन बनेगा। तो काइंडली इस चीज का ख्याल रखना।
जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम ये एमटीक्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो एक फॉर्मूला में फंस गया। अब वो पता है क्या करेगा स्टूडेंट? वो रिसीवेबल डेज दोबारा निकालेगा, फिर निकालेगा, फिर निकालेगा, फॉर्मूला याद करेगा, यार मैंने याद किया था ये छोड़ दो भाई, छोड़ दो। वो कौन सा तुम्हारे 6 मार्क्स पूरे खा जाएगा? उसने इसमें से जितने मार्क्स एक नंबर का ये तो एक ही खाएगा, वो सारे नहीं खाएगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखो। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं। टास्क नंबर 2 है, जिसमें उसने कुछ परसेंटेजेस दी हुई हैं, और उसने बोला कि इस पूरे के मुताबिक हमने हमने ट्रू फॉल्स आने। लेकिन पहले देख लें अगर, तो उसने हमें इंडस्ट्री की, पूरी इंडस्ट्री की एवरेज दिया, और हमारा एक कंपेटिटर है ए, उसकी एवरेज दिया। तो देखते हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या बातें ठीक है। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो ये है कि आरओसी 40% है, लेकिन हमारा जो कंपेटिटर है उसकी 35% है। तो उसको पढ़ते हैं। पहला, इट्स कैपिटल गियरिंग इज रिस्कियर देन इंडस्ट्री एवरेज। हम कैपिटल गियरिंग अगर देखें तो ये लिखा हुआ है। अगर नॉर्मल इंडस्ट्री एवरेज देखें तो 50% गियरिंग है, इसकी है 75। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो गियरिंग रेशो होती है ना, गियरिंग रेशो होती है, इसमें ऊपर आता है डेट और नीचे आती है इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे डेट टू इक्विटी की बात कर रहे हैं। एक बात याद रखना, जिस बिजनेस में डेट यानी लोन ज्यादा से ज्यादा होगा, वो बिजनेस रिस्क में होगा। भाई सिंपल सी बात है, तुम एक कारोबार स्टार्ट करते हो, तुम्हारे पास 50,000 रुपए है। तुम मुझे कहते हो सर मैंने कारोबार स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे ना 1 लाख रुपए सर आप दे दें। मैं कहता हूँ यार कोई मसला नहीं भाई, हो तुम अपने 1 लाख रुपए लो। क्या करोगे? तुमने कहा मैंने कारोबार करना है, मैंने तुम पे ट्रस्ट कर लिया, मैंने तुम्हें ट्रस्ट करके 1 लाख रुपए दे दिया, तुम्हारे पास टोटल बन गया 1.5 लाख। तुमने कारोबार स्टार्ट किया, तुम्हें हर वक्त डर होगा कि उस्ताद मुझे हर दूसरे दिन कॉल करेगा कि भाई मेरा पैसा दो मुझे वापस, अगर तुम कुछ गलती करोगे। और अगर तुम अच्छा करोगे तो उस्ताद खुश होगा। लेकिन तुम्हारे सर पे एक तलवार लटक रही है, कंपनी के सर पे एक तलवार लटक रही है कि भाई ये पैसा किसी का लगा हुआ है, देना है वापस। तो डेट एक रिस्क है, उधार एक रिस्क है, तुम पे हर वक्त तलवार लटक रही है। तुम सोच रहे हो यार अगर कुछ हो गया तो मेरा पैसा डूबे, कोई मसला नहीं, किसी का पैसा ना डूबे। तो जिस कंपनी में डेट ज्यादा होता है वो रिस्कियर है। तो अब इसका मतलब जिस कंपनी में डेट ज्यादा होगा उसकी गियरिंग रेशो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब दूसरा ये भी तो होगा कि जिस कंपनी की गियरिंग रेशो ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है। तो अब पढ़ो कि जो वो कह रहा है, कंपेटिटर ए का बता रहा है कि इसकी कैपिटल गियरिंग जो है ना वो रिस्कियर है देन इंडस्ट्री एवरेज। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इंडस्ट्री में 50% डेट टू इक्विटी रेशो है, और हमारे कंपेटिटर की 75% है। तो भाई अच्छे भले रिस्क में है वो। इसका मतलब ये जितनी उसकी इक्विटी है उसके मुताबिक 75% उसका डेट है, जबकि जबकि पूरी मार्केट में जितनी इक्विटी है उसका आधा डेट है। ये इसमें 75% डेट बन रहा है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, अगर किसी को लॉजिक समझना है तो साथ साथ पूछ ले। दूसरा, इफ इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर 30% लोअर इट वुड मेक अ नेट लॉस। अच्छा, वो एक बात कर रहा है कि अगर इस बिजनेस का जो प्रॉफिट है 30% कम होगा तो ये लॉस में चली जाएगी। वो कह रहा है कि अगर इस बिजनेस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 30% कम होगा तो ये लॉस में चली जाएगी। अब मसला ये है कि कहीं पे भी उसने पूरे सवाल में कहीं पे भी उसने हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंपेटिटर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता कि फॉर एग्जाम्पल वो है 40%, तो अब 40% को 30% गिराओ तो 10% रह जाएगा, यानी 40 में से 30 माइनस करो तो 10 रह जाएगा। तो मैं बोलता ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि नेट लॉस पे तो नहीं गया, वो तो स्टिल प्रॉफिट में है। हाँ, अगर यहाँ लिखता कि इस जो ये हमारा बिजनेस है इसका नेट प्रॉफिट 25% है, तो मैं कहता हाँ 25 से 30% कम करोगे, 30% मजीद ये लोअर हो गया, यानी कि लोअर हो गया, कम हो गया, तो लॉस पे चल जाएगा, बात ठीक थी। लेकिन इसने यहाँ कहीं बताया ही नहीं है कि हमारे कंपेटिटर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या। तो कोई बात नहीं, बताया नहीं है, लेकिन निकल तो सकता है ना। निकाल के देखते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताने लगा हूँ। आरओसी का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली पीबीआईटी होता है। पीबीआईटी मार्जिन का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी डिवाइड बाय सेल्स। यानी मैंने तुम क्या बता रहा हूं कि आरओसीई का ये फॉर्मूला लिखा, एसेट टर्नओवर का लिखा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला लिखा। अब मैं तुम्हें साबित करने लगा हूं कि ये जो आरओसीई है ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की इक्वल है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर मैं एसेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर मैं एसेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो मेरे पास आरओसी आ जाएगा कैसे। ये देखो, अगर मैं सेल्स और सेल्स कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भाई आरओसी का यही तो फॉर्मूला है, आरओसी का यही तो फॉर्मूला है। सेल्स और सेल्स जब कैंसिल होंगी तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। यानी आरओसी का एक फॉर्मूला ये बना कि एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है जो कि मुझे चाहिए यहाँ पे, लेकिन मेरे पास आरओसीई और एसेट टर्नओवर है ना। तो आरओसीई कितना है, 35, ये देखो 35। आरओसीई कितना है, 35 परसेंट। एसेट टर्नओवर कितना है, एसेट टर्नओवर कितना है मेरे पास यहाँ पे 2। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं वो कितना आएगा। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ निकाले तो वो आएगा 35% डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 17.5%। इसका मतलब इसका इसका ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 17.5% था। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 17.5% था। अब 17.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 35 आएगा ना। बल्कि एक मिनट, एक मिनट, 17.5। हाँ ठीक है, ठीक है, 17.5% को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास 35% आएगा। इसका मतलब इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इस कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.5% है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इफ इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर 30% लोअर, यानी अभी 17.5 है, लेकिन अगर इस कंपनी का लोअर हो जाए 30% से, लोअर हो जाए 30% से प्रॉफिट, तो भाई 17.5 में से जब मैं 30 निकालूंगा, ऑब्वियसली मेरा जो फाइनल नेट लॉस आ जाएगा ना, मुझे नेट लॉस हो जाएगा ना। लेकिन मस्त एक मिनट है, मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसमें से मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर माइनस में आएगा। जब ये माइनस में आएगा तो ऑब्वियसली मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह क्या होगा, ऑपरेटिंग लॉस। जब ऑपरेटिंग लॉस होगा तो फिर मुझे नेट लॉस ही होगा ना, फाइनली एट एट लास्ट तो लॉस ही होगा ना। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है कि अगर इस कंपेटिटर ए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% लोअर हो जाए तो वो लॉस करेगा, तो बिल्कुल बात ठीक है क्योंकि इसका नॉर्मल प्रॉफिट 17.5% था, 30% लोअर हो गया तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेट लॉस ही बनाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, जरा यस लिख दो अगर क्लियर है। ये दो पहले दो क्लियर है, कैपिटल गियरिंग वाला और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, यहां तक क्लियर है। गुड, गुड। अब अब इसके बाद वो कह रहे हैं इट हैज स्मॉलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देन इंडस्ट्री एवरेज। अब देखते हैं, अगर हम इंडस्ट्री में इंडस्ट्री की भी निकाल लेते हैं इस तरह, इंडस्ट्री का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, हमें पता चल गया कि आरओसीई को हमने एसेट टर्नओवर पर डिवाइड ही करना है ना। आरओसीई क्या था, 40 डिवाइडेड बाय 3, तो 40 डिवाइडेड बाय 3 क्या बनेगा, 40 डिवाइड बाय 3 बनेगा 13.3। यानी का जो इंडस्ट्री है उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 13.3, लेकिन भाई अपना 17.5 है। वो कह रहा है कि इट हैज अ स्मॉलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देन इंडस्ट्री एवरेज, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.5 है, यानी कंपेटिटर का 17.5 है और इंडस्ट्री का 13.3 है, तो ये फॉल्स है। हम बोलेंगे कि कंपेटिटर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, फॉल्स है ये। और इट्स लिक्विडिटी पोजीशन इज वर्स देन इंडस्ट्री एवरेज। लिक्विडिटी पोजीशन जब भी देखनी है तो हम करंट रेशो देखेंगे, क्योंकि करंट रेशो लिक्विडिटी रेशो में आती है कैश के मामला। तो वो कह रहा है कि इसके लिक्विडिटी जो पोजीशन है वो बुरी है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री की अगर देखी जाए तो 2 है। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ कि बेस्ट रेशो 2:1 होती है, यानी कि अगर 1 रुपए की लाइबिलिटी तो 2 रुपए की करंट एसेट है, ये लिखा हुआ है। तो 2 है, हमारी है 1.5, इसका मतलब हम खतरे में हैं। तो यही बोल रहे हैं इट्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम पोजीशन इज वर्स देन इंडस्ट्री एवरेज, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हम इसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम वर्स ही है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। क्लियर हो गया यहां तक, जरा कंफर्म कर दें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर क्लियर है तो यस लिखिए यहां तक।
अगर यहाँ सेल्स दी होती तो सिंपल हम क्या करते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला फॉर्मूला से कैसे निकालते सेल्स से, क्योंकि सेल्स गिवन भी होती हैं। अगर अगर सेल्स गिवन भी होती तो हमारे पास परसेंटेज थोड़ी गिवन थी। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमारे पास सेल्स में से या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी सारा कुछ दिया होता तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते ना। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए भी तो सेल्स में से कुछ माइनस करना होगा ना। जी जी, जनरल क्वेश्चन क्या है आपका? स्टूडेंट पूछ रहा है कुछ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो कंपेटिटर होता है वो मेनली वो कंपनी होती है जो इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी होती है, एक मिनट, एक मिनट। या हमारा जिसे क्या कहते हैं राइवलरी चल रही है वो होता है? एक मिनट, मैं जरा ना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूँ, वो थोड़ा आवाज का इशू है। ओके सर। जी, ये पूछिए क्वेश्चन। सर जो हम अपना कंपेटिटर बनाते हैं वो हम इंडस्ट्री की बेस्ट फर्म को बना या कंपनी को बनाते हैं, या जिसके साथ हमारी क्या कहते हैं राइवलरी चल रही है उसको बनाते हैं? कंपेटिटर नॉर्मली होता है आपके लेवल का बंदा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओके। खुद एक कंपनी हो, कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर बेचते हो। अब ऑब्वियसली आप अपने एक नई कंपनी लेके आते हो, तो आप अपने, अब आप बड़ी कंपनी डेल है, एचपी है, उसको थोड़ी कंपेटिटर बनाओगे। वो कहाँ, आप कहाँ, वो आपके मार्केट का लीडर है, उससे आप सीखोगे। कंपेटिटर वो होता है जो आपके लेवल का हो, और फिर आप उससे compete करते हो, या लेवल का ना हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, लेकिन आप उससे compete करते हो कि उससे बेहतर करने की कोशिश करते हो, या उससे सीखते भी हो साथ साथ। लेकिन कंपेटिटर एक होता है नॉर्मल, जैसे किस लेवल का बंदा हो। हाँ, जो इंडस्ट्री होती है, जैसे ये कंपेटिटर और इंडस्ट्री जो बोल रहे हैं ना, ये इंडस्ट्री होती है कि जिसमें सब शामिल होता है, कि ओवरऑल इंडस्ट्री ऊपर से लेकर नीचे तक सब बंदों का एवरेज। ठीक है। हाँ भाई, बाकियों को क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक ये वाला एमटीक्यू क्लियर है? यहाँ तक हमारा ये एमटीक्यू खत्म हो चुका है, तो